सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है नीलकंठ। तो बच्चों, जो ये पाठ है महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है और इसमें उन्होंने अपने पालतू मोर नीलकंठ के विषय में बताया है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 8 नीलकंठ। पाठ परिचय जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने पालतू मोर नीलकंठ के मीठे कड़वे अनुभवों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। पाठ लेखिका का जीव जंतुओं के प्रति अथाह प्रेम व सहानुभूति प्रकट करती है। नीलकंठ सहित उसके सभी साथियों के स्वभाव, रूप, व्यवहार और चेष्टाओं का लेखिका ने जितनी गहनता और सूक्ष्मता से निरीक्षण तथा वर्णन किया है, उससे यह रेखा चित्र अत्यंत सजीव बन गया है। बच्चों, पाठ के माध्यम से लेखिका अपने पालतू मोर नीलकंठ के बारे में बता रही हैं और साथ ही साथ उसके जो साथ में जो भी उसके मित्र सखा आदि रहते थे उनके बारे में बता रही हैं। लेकिन पाठ को लिखने में उन्होंने इतनी सजीवता दिखाई है कि हमें पढ़कर ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये पाठ और यहाँ पर जो भी जानवर है, पशु पक्षी है, हमारे सामने एकदम जीवंत हो उठे हैं। तो चलिए पढ़कर देखते हैं पाठ नीलकंठ। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोश की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। तो क्या कह रही है महादेवी वर्मा जी की वो अपने किसी अतिथि यानी कि मेहमान को स्टेशन पर छोड़कर आ रही थी, तभी रास्ते में उन्हें ध्यान आया कि चलो चिड़ियों और खरगोशों की दुकान पर चला जाए। तो वह अपने ड्राइवर से उस ओर चलने के लिए कहती है। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही मैंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया। तो जैसे ही वो बड़े मियाँ जो कि चिड़िया वाले ही थे उनकी दुकान के पास पहुंचती है, तो वो सड़क पर ही कह देती है ड्राइवर को रुकने के लिए। और जब वो उस दुकान पर जाकर कुछ प्रश्न पूछ पाती, कुछ कह पाती, उससे पहले ही जो वहां के दुकानदार जो थे बड़े मियाँ, वो बोलना शुरू कर देते हैं। कहते हैं, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी, आप पाल ले। मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़िया को कैसे दूं? टालने के लिए कह दिया, गुरुजी ने मंगवाई है। वैसे ये है, कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। तो वो लगातार बोलते जा रहे थे। कहते हैं कि आपने मोर के बच्चों के लिए कहा था कि आपको मोर चाहिए। तो यहाँ से पे शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार आया था। चिड़ीमार होता बच्चे जो चिड़ियों को पकड़ता है, वो आया था। अपने साथ 2 मोर के बच्चे लाया, एक मोर है, एक मोरनी। काफी लोग मुझे मांग रहे हैं इनसे, क्योंकि मोर के पंजों से क्या बनती है, दवाई बनाई जाती है। लेकिन उसके लिए क्या होता, मोर को मारना पड़ता। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, ऐसा दिल नहीं है मेरा। मेरे अंदर भी इंसान का दिल है। इसीलिए मैंने कह दिया कि ये गुरुजी ने मंगवाई है। महादेवी जी को वो गुरुजी कह रहे हैं, ठीक है, कि मैं इस मासूम चिड़ियों को उन्हें नहीं देना चाहता था। वो कहते हैं कि वैसे ये रोजगार ही खराब है, यानी कि जो जो चिड़ियों को बेचने का काम करते हैं उस काम को कह रहे हैं कि खराब है। बस यहाँ तो पकड़ो मारो यही रहता है। क्या कह रही है महादेवी जी आगे? बड़े मियाँ की भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहां रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची। तो वो कह रही है कि जब बड़े मियाँ बोलना शुरू करते तो ऐसा लगता है कि तूफान मेल आ गई है, जैसे रेलगाड़ी बहुत तेजी के साथ चलती चली जाती है। और उनके लिए तो कोई स्टेशन ही नहीं बना, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कभी चुप नहीं होते जब तक सुनने वाला उन्हें थक हार कर चुप ना करा दे। और ये बात महादेवी जी जानती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि कहाँ हैं बच्चे, कहाँ हैं? तो उन्होंने संकेत किया। तो जब महादेवी जी देखती है कि तो तार का एक छोटा सा पिंजरा था और उसके अंदर बच्चे थे, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि बेपक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र से जैसे लग रहे थे। तो कहते हैं कि बहुत छोटा सा पिंजरा था और वो ऐसे लग रहे थे मोर के बच्चे छोटे से, जैसे तीतर के बच्चे हो। और इतने छोटा था, संकीर्ण मतलब इतना छोटा था कि वो जब जाली में से देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इसी फ्रेम में उन्हें जड़ दिया। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चलती जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी,
चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपए लिए हैं। 12 कहा, भाई जरा सोचो तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर मैं मुंजी क्यों सुनने लगा, आपका ख्याल करके अस्ता पस्ता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझो। अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखट का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। तो वो बताने लगा कि चिड़ी मार ने मुझसे कितने रुपए मांगे, इनके 30 रुपए। मैंने बहुत समझाया, भाव तोल किया, लेकिन वो नहीं माना। और फिर मैंने आपका सोचा और मुझे इतने पैसे देने पड़े। लगातार बड़े मियाँ बोलते जा रहे थे। और फिर महादेवी जी ने कहा, मतलब उन्होंने कहा कि जो आपको सही लगे आप वो मुझे दे दो। तो उन्होंने 30 तो जो चिड़ीमार ने उनसे लिए थे वो, और 5 बड़ी मियाँ के नाम के देकर महादेवी जी उस पिंजड़े को अपनी कार में रखवा लेती है। और ऐसा लग रहा था कि वो एकदम से छटपटा रहे हैं, वो पक्षी उसमें इतना हिल रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि पिंजड़ा ही उड़ जाए, पिंजड़े को लेकर ये दोनों उड़ जाएंगे। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया। तो जैसे ही इस घर पर पहुंची और सब लोगों ने उनके घर पर उन बच्चों को देखा, तो सब कहने लगे ये तो तीतर है, तीतर है, और तुम्हें मोर कहकर उसने बेच दिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरी चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर मोर के क्या सुरखाब के पड़ लगे हैं, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। वो कह रही है कि मुझे अनेक बार ऐसे ही धोखा मिला है, इसीलिए सब लोग मुझे ऐसे ही चिढ़ाते हैं और ये मेरी कमजोरी बन गया है। और तब मैं उनसे लोगों से जब अप्रसन्न हो गई, मतलब मुझे मतलब खुशी नहीं हो रही थी उनकी बातों से, तब मैंने कह दिया, मोर में क्या सुरखाब के पड़ लगे कि मोर के ज्यादा सुंदर होता है, ये भी तो पक्षी है। इस प्रकार से कहकर उनका वो अच्छे से ध्यान रखने लगी हैं। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर से कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुक्का छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। तो फिर सबसे पहले वो अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उस पिंजरे को ले जाती है, और जब वो खोलती है तो ऐसा लग रहा था उनको कि वो चूहेदानी से बाहर निकल कर आ गए। आराम से वो उस कमरे में घूमने लगते हैं, कभी मेज के नीचे जाते हैं, कभी अलमारी के पीछे छुप जाते हैं और लुका छिपी ऐसे खेल रहे थे, उन्हें जैसे कि बहुत आनंद आ रहा हो। फिर जो महादेवी जी अपने कमरे में रद्दी कागजों की एक टोकरी रखती थी, उसमें वो उन्होंने वही जगह चुनी अपने रहने के लिए। उन्हें कटोरों में वो सत्तू की छोटी छोटी गोलियां देती है और पानी देती है, मतलब उनके खाने पीने की व्यवस्था करती है। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी के टोकरी में प्रकट होते रहे। तो पूरे दिन तो वही करते थे, छिप्पा छुपी का खेल खेलते थे, इसके पीछे छुपे उसके पीछे, और रात में वो दिखाई देते थे रद्दी की टोकरी में। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी। तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। तो कहने लगी कि इसी प्रकार से दिन में वो घूमते थे, रात को एकदम से प्रकट हो जाते थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या हुआ, वो मेज पर कुर्सी पर, उन्हें लगा कि ये हमें कुछ नहीं करेंगे, मतलब ये मनुष्य जो है मुझे कुछ हमें कुछ नहीं करेगा। तो वो सब जगह दिखाई देने लगे धीरे धीरे। खिड़कियों से तो वो बाहर जा नहीं सकते थे, लेकिन महादेवी जी कह रही है कि उन्हें दरवाजा बंद रखना पड़ता था, क्योंकि दरवाजा अगर खुला रखती तो उनके घर में चित्रा नाम की जो बिल्ली रहती थी, वो इन नए आए हुए मेहमानों का पता नहीं क्या करती। इसको हम अनुमान लगाकर सोच ही सकते हैं कि क्या कर सकती है बिल्ली पंछियों के साथ। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गैरी मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जरी के लिए असह्य ही कही जाएगी। तो कहती है कि वैसे तो वो चूहों को भी नहीं परेशान करती थी, मारती नहीं थी, लेकिन ये नए थे, नए आए थे और मेरे कमरे में बिल्कुल अपना अधिकार समझकर घूमा करते थे। हो सकता है कि ये बात उस बिल्ली को पसंद ना आए।
ठीक है, कि वो मेज पर सिंहासन की तरह बनाकर बैठे हैं, आराम से रह रहे हैं। तो ये चीज क्या हो सकता है कि उसमें अभिमान आ जाए, ऐसा। मार्जरी मतलब बिल्ली ही है, तो वो पसंद ना करे। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। तो अब लगने लगा, वो पूरे दिन उछल कूद मचाते रहते, तो ऐसा लगने लगा महादेवी जी को कि उनका कमरा ही अब चिड़ियाघर बन जाएगा। तो बहुत मुश्किल से उन्होंने पकड़ा और जाली के बड़े वाले, जो उनका बड़ा वाला जो पिंजरा था जहां पर और उनके जीव जंतु रहा करते थे, वहां पहुंचाया। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी अलापने लगे। तो कहने लगी कि जैसे ही वो उस पिंजरे में पहुंचे, तो जैसे जब नई नवेली दुल्हन आती है तो घर के सारे लोग उसको देखते हैं ना, ऐसे ही उन दो नए मेहमानों को देखकर सबने वैसा ही किया। जो उनके वहां पर पिंजरे में लक्का कबूतर थे वो नाचने लग गए, उनके चारों तरफ घूम घूम कर गुटरगू कर रहे थे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गैंग जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। तो विभिन्न क्रियाकलापों को वो बता रही महादेवी वर्मा जी कि बड़े तो बहुत आराम से गंभीर रूप से उन्हें देख रहे थे, जो बड़े खरगोश थे, लेकिन छोटे कबूतर जो कि उनके गोले जैसे थे उनके चारों तरफ उछल कूद कर रहे थे। तोते एक आंख बंद कर देख रहे थे, उनको ध्यान से उनका परीक्षण कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके चिड़ियाघर में भूचाल आ गया, मतलब उथला पुथली सी हो गई थी पूरे। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। अब धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। तो कह रही है जैसे कि इल्ली तितली का जो छोटा रूप होता है, जैसे वो बन के एकदम सुंदर तितली बन जाती है, ऐसे ही धीरे धीरे उनका भी कायाकल्प हो रहा था। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई, चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई, गोल आंखों में इंद्रनील की नीलाभ धुती झलकने लगी। तो मोर के सर पर तो कलगी होती है, वो ऊंची हो गई, थोड़ी सी घनी हो गई, चमकीली भी हो गई। चोंच और ज्यादा बंकिम और पैनी हो गई, बहुत सुंदर सी पैनी सी हो गई। आंखों में नीला नीला रंग आने लगा, ठीक है, नीला रंग दिखने लगा। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने लगी, और सुंदर सी नील जो गर्दन थी वो लंबी हो गई और नीली हरा रंग उसपे दिखाई देने लगा, जैसे धूप छाया का रंग होता है वैसे। दक्षिण बाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे, और पंखों का भी कायाकल्प होने लगा। दक्षिण भाग के जो बाएं वाले जो पंख थे उसमें सफेद और सलेटी रंग के जो आलेखन मतलब डिजाइन बनने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उदित उठे। तो बच्चों जो मोर होता है उसकी पूंछ लंबी होती है, उस पर धीरे धीरे चंद्राकार की जो चंद्रिकाएं होती है ना, चांद के आपने देखे होंगे पंख, तो वैसे इंद्रधनुष रंग बिरंगे रंग जो दिखने लगते। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर देना, ताना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है, गति का चित्र आंका नहीं जा सकता। तो बहुत सारी चीजें होने लगी थी, जो कायाकल्प हो रहा था मोर का, वो सारी चीजें उसमें, ये सारी चीजें वो देख रही थी धीरे धीरे, और वो कह रही कि इसका और ज्यादा वर्णन नहीं किया जा सकता, ये सब देखकर ही अनुभव किया जा सकता है। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूपचाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों के श्याम श्वेत पत्रलेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देने लगी। कहते हैं कि इतना तो ज्यादा नहीं होता मोरनी का विकास और ना ही हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी धूपछाई गर्दन, उसकी गर्दन भी वैसे ही थी, हवा में चंचल कलगी, उसके पंखों की जो श्याम श्वेत यानी कि जो श्यामला रंग और सफेद सा जो रंग था, धीरे धीरे वो चलती थी, तो ऐसा लगता था कि वो सही है, मोर की सहचरणी साथी है वो मोर की, ठीक है। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। तो नीली नीली गर्दन थी मोर की, इस कारण उसका नाम नीलकंठ,
और मोरनी जो उसके साथ रहती थी ऐसा लगता था ये उसकी छाया ही है, उसका नाम राधा रखा गया। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उसे उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता था और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। तो कह रही कि ये बात मैं नहीं जानती कि कब वो उन सभी जीव जंतुओं का संरक्षक बन गया, मतलब उन सबका ध्यान रखने वाला बन गया, सेनापति बन गया और वो उनका ध्यान भी रखने लगा। रोजाना वो सुबह सुबह ही खरगोश, कबूतर आदि को क्या ले जाता है, जैसे कि वो सेना बनाकर चल रहा हो, वहां ले जाता जहां पर दाना दिया जाता था और सबकी रखवाली किया करता था। और कोई कोई कुछ भी, कोई जानवर कुछ भी गलती करता तो उसे अपनी चोंच से प्रहार कर देता था, उस पर चोंच मारकर उसे दंड देता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता और जब तक वे आर्त क्रदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता था। अगर छोटे छोटे जो बच्चे थे खरगोश के, वो गलती करते तो उनको अपनी चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वो रोने चिल्लाने नहीं लगते थे उन्हें छोड़ता नहीं था, लटकाए रखता था। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्ण वेद संस्कार हो जाता, पर वे फिर भी कभी उसे क्रोधित होने का अवसर ना देते थे। कई बार क्या होता था, कर्ण वेद संस्कार यानी कि कान छिद जाते थे, चुभ जाती थी ना जब ज्यादा तेज चून, लेकिन फिर वो इतना अच्छे से समझ जाते थे कि फिर वो कोई गलती नहीं करते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छोड़ोल सा खेलते रहते। कहते हैं कि जिस प्रकार से वो उनको दंडित करता था, सजा देता था, ऐसे ही उनको प्यार भी करता था। मिट्टी में वो अपने पंखों को फैलाकर बैठ जाता था और सारे छोटे छोटे जीव जंतु जो थे वो उसके पंखों के साथ खेलते रहते। ऐसा लगता था वो छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हैं। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निकलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की वहता पहचानी और वह पूछ समेटकर सर से झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। तो एक बार एक सांप आ जाता है, जाली में घुस जाता है, तो सब जो जीव जंतु थे वो तो भग जाते हैं इधर उधर छिपकर सांप से, लेकिन एक छोटा जो खरगोश का बच्चा था वो सांप की पकड़ में आ जाता है। वो पीछे का हिस्सा तो खरगोश का दबा लेता है और लेकिन आगे वाला बाहर रहता है, तो वो चींची करने लगता है, लेकिन इतना छोटा सा था, चींची उसकी सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन नीलकंठ ने उसकी वह आवाज सुन ली और वो एकदम से पेड़ पर सो रहा था उतर कर आया और लेकिन उसे लगा कि अगर वो सांप को चोंच मारेगा तो शायद ये बच्चा भी घायल हो जाए। उसने सांप के को फन के पास से पंजों में दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेत सा वहीं पड़ा रहा। तो उन्हें पंजे से पहले सांप के फन को दबाया और फिर चोंच से मारना शुरू किया, जिससे सांप ऐसा हालत हो गई कि वो अब मरा तब मरा और बच्चा मुख से निकल गया, उसके निश्चेत सा पड़ा रहा, यानी कि वो बेहोश सा हो गया था। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया। रात भर उसे पंखों के नीचे रखकर उष्णता देता रहा। तो राधा ने तो सोचा कि सहायता नहीं है, लेकिन वो जोर जोर से आवाजें करने लगी कि सबको सुनाई पड़ गई। माली काका और महादेवी जी खुद वहां पहुंच गई और तब तक जो नीलकंठ ने सांप को 2 भागों में बांट दिया था और उसने छोटे से खरगोश को अपने पंखों को के नीचे रात भर रखा, जैसे कि वो उसे गर्मी दे रहा हो। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। कि ये बात तभी समझ में आती है जब हमने उसका स्वभाव देखा कि कार्तिकेय जो हमारे भगवान है उन्होंने क्यों उसे अपना वाहन बनाया। मयूर यानी कि मोर। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाल चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कम है। तो कला कला प्रिय है, वीर है,
लेकिन हम उसे बाज और चील की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि वो क्रूर होते हैं, कुछ भी खाने के लिए किसी को भी वो मार देते हैं। ऐसा नहीं है मोर। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाहिने क्रम में घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। कहते हैं कि जो मोर की विशेषता होती है वो तो थी उसके अंदर, और वो इतना अच्छा से नाचता था। उसके ऐसा लगता था जब आकाश में काले काले बादल छा जाते थे, तो वो इंद्रधनुष के समान जो उसके पंख थे, उनको गोलाकार आकृति में इस प्रकार नाचता था कि बिल्कुल जैसे उसे लय और ताल की पूरी जानकारी हो। आगे पीछे दाएं बाएं लगातार घूम घूम कर वह बिल्कुल नाचता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती तो वो कह रही राधा तो नहीं नाच पाती थी उसके जैसा, लेकिन फिर भी उसकी नाच में भी एक लय रहती थी, गति रहती थी। वो नीलकंठ के साथ नाच में मग्न होकर उसके कभी दाहिने, पहले क्या करती है, दाहिने पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती और बाएं पंख को स्पर्श करती हुई दाहिनी ओर, मतलब ऐसे नाचती थी, दाएं से बाएं बाएं से दाएं पंखों को छूती हुई उसके। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन में वह मेरे जालीघर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। तो वो कह रहे हैं कि पता नहीं उसे कैसे पता चला कि मुझे उसका नाच अच्छा लगता है। एक दिन मैं जादूगर के पास पहुंची और वो अपनी नाच की मुद्रा में खड़ा हो गया और नाचने लगा, और अब तो उसका रोजाना का ही ये क्रम हो गया था। प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। तो वो कह रही है कि उनके साथ कभी भी उनके मित्र आते रहते थे, जो देशी भी होते थे और विदेशी भी होते थे। तो नीलकंठ उनको देखकर अपनी जो वो मुद्रा बनाता था, उसे वो देखकर लगता था, जो नाच वाली मुद्रा बनाता, कि वो उनको सम्मान दे रहा है, और वो आश्चर्य में पड़ जाते थे। उनकी जो विदेशी महिलाएं थी उसको तो वो तो उसे मोर को नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन कहने लगी थी। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। तो वो कह रही है कि जिससे उन्होंने जिस चोंच से उसने सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे, उस चोंच से वह मेरे हाथ पर रखे हुए चनों को बहुत धीरे धीरे से उठाकर खाता था। ऐसा लगता था जैसे कि सोच रहा हो कि मेरे को चोट ना लगता है। और इस बात से उसे हंसी भी मतलब महादेवी जी करेंगे ये बात देखकर हंसी आती थी और आश्चर्य भी होता था। और उसे उसे जो पेड़ अच्छे लगते थे, फलों वाले नहीं अच्छे लगते थे, उसे फूलों वाले और पत्तियों से भरे हुए वृक्ष अच्छे लगते थे, पेड़ अच्छे लगते थे। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। मतलब जब आम के पेड़ पर मंजरी आने लगती थी, बौर, यानी कि हम कह सकते हैं आम का बौर आने लगता था, अशोक के पेड़ पर नए नए पत्ते आने लगते थे लाल लाल रंग के, तो वो बहुत बेचैन हो जाता था अपनी जाली में, उसे बाहर निकालना ही पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजलाहट पा लेते थे। तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनाने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ होता, और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिम झिमाहट जितनी तीव्र होती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता।
क्या कह रही हैं कि उन दोनों को वर्षा ऋतु बहुत पसंद थी और उन्हें पता ही चल जाता था जैसे ही वर्षा ऋतु आने वाली होती थी, हवा की वो आहट से समझ जाते थे कि अब वर्षा ऋतु आने वाली है। तब वो जो केका की जो आवाज करते हैं मोर, वो करने लगते थे धीरे धीरे। ऐसा लगता था कि वो उस आवाज के द्वारा सोपान पंक्ति यानी कि बादलों की बूंदों को आने के लिए, सोपान पंक्ति मतलब सीढ़ी बना रहे। और जैसे ही बादल आते उनकी गर्जन के साथ वो ताल से ताल मिलाकर नृत्य करते। जैसे ही जितनी तेज बारिश होती उनका नाच भी उतना ही तेज हो जाता था और जो उनकी आवाज थी वो धीरे होने लगती। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिनी पंख और बाएं पर बाएं पंख फैलाकर सुखाता और जब वर्षा रुक जाती तो दाहिने पंजे पर दाहिना पंख रख लेता, बाएं पे बाएं और सुखाने लगता था। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते और कई बार क्या करते, जो पानी टपक रहा होता था वो पी जाते थे एक दूसरे का, जिससे वो सुखा रहे हो ऐसा लगता था पंखों का। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। कहते हैं कि वो दोनों बहुत आनंद से मजे से रहते थे, लेकिन पता नहीं उनके बीच में कैसे मतलब उनका वो वाला समय भी आया जब वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। ये भी एक करुण कथा यानी दुख भरी कहानी। तो बता रही हैं भाग्य महादेवी जी, एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी, उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्र हो गई थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी। एक बार वो बड़े मियाँ की दुकान के सामने से निकल रही थी, बड़े मियाँ उनकी कार को रोक लेते हैं और उन्होंने सोच लिया था कि अब वो पिंजरे की तरफ नहीं देखेंगे क्योंकि उन्हें और पक्षी नहीं चाहिए था। तो वो नीचे देख रही थी लेकिन उनका ध्यान गया बड़े मियाँ के पैर के पास एक मोरनी बैठी हुई थी। बिल्कुल वो किसकी तरह थी, राधा की तरह थी, लेकिन उसकी दोनों पंजों की जो उंगलियां थी वो टूटी हुई थी, अब वह खड़ी नहीं हो सकते थे। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी, देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ीमार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है, आपने आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने के लिए कैसे कहूं। तो कहते हैं कि इस बार वो बोलने लगे फिर लगातार कि चिड़ीमार ने इसका क्या हाल कर दिया, ऐसे भी कोई चिड़िया को पकड़ता है, अगर आप नहीं आती थी तो मैं उसे वापस दे देता, अब मैं कैसे कहूं कि आप इसको ले जाइए। सारांश यह कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। तो उन्होंने 7 रुपए में फिर वो उसे खरीद लेती हैं, उससे घर ले आती हैं, अपने पढ़ने लिखने के कमरे में रखती हैं, उसकी क्या करती हैं, देखभाल करती हैं। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में ही अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठुट जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तो कहती है कि महीने भर में वो अच्छी खासी हो गई, लेकिन उंगलियां उसकी ठीक नहीं हो पाई, वो टेढ़ी मेढ़ी रही, लेकिन वह अपने पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी थी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। अब उसका नाम क्या हुआ, क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा चलती थी, इसका नाम उसके लिए उसका नाम दिया गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। तो कहने की उसका स्वभाव भी कुब्जा जैसा ही था, बुरे स्वभाव की थी वो। अभी तक तो आराम से नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे, आराम से रह रहे थे, लेकिन जैसे ही कुब्जा नीलकंठ और राधा को एक साथ देखती उन्हें मारने के लिए दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। तो मारती थी उसे बहुत वो राधा को, चोंच से उन्हें कलगी उसकी पंख सब नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। नीलकंठ उसे पसंद नहीं करता था, वह उससे दूर जाता था, लेकिन जो कुब्जा थी नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। वो किसी भी जीव जंतु को पसंद नहीं करती थी, वह नहीं चाहती थी नीलकंठ के पास कोई भी आए। उसी बची राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठुट जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। तो 2 अंडे दिए राधा ने और वो पंखों में अपनी छिपाए बैठी रहती थी, लेकिन कुब्जा को यह भी नहीं भाया, उसने चोंच से मार मार कर राधा को तो हटाई दिया और उसके अंडे भी फोड़ दिए। इस
कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। तो इस प्रकार से जहाँ हर वक्त ये शोर शराबा मचा रहता था और राधा से दूर रहना जो नीलकंठ को पसंद नहीं था, तो अब जो नीलकंठ प्रसन्न रहता था वो उसने प्रसन्न रहना बंद कर दिया। कई बार वह जाली के घर से बाहर निकला, कई बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की की शेड पर छिपा रहता, तो अलग अलग जगह उस जाली घर में रहना ही जाता जहां पर कुब्जा रहते थे, भाग जाता था, आम की शाखाओं पर भूखा बैठा रहता था। और एक बार वो खिड़की की शेड पर छिप गया। मेरी बहुत मुश्किल से महादेवी जी उसे प्यार कर कर उतारती थी। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता सी रहती थी। वो मेरे जाने पर वैसे ही खड़ा होता था पंखों को गोलाकार बनाकर, लेकिन अब उसकी मतलब चेहरे से उसकी थकावट लगती थी और आंखों में एक सूनापन रहता था। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। तो वो कहती है कि एक दिन जब मैं गई तो वैसे ही पूंछ फैलाकर पंख फैलाकर बैठा हुआ था धरती पर। जब मैंने जाकर देखा तो मेरे पुकारने पर भी वह नहीं उठा और तब मुझे शक हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तब्ध जैसे शरीर पर कोई चोट का चिन्ह मिला। तो नीलकंठ मर गया था, लेकिन समझ में नहीं आया कि कैसे मरा वो, क्योंकि उसे ना तो कोई बीमारी थी, ना ही उसके शरीर पर कोई चोट का निशान था। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीज धार में उसे प्रवाहित किया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। तो वो अपनी शॉल में लपेटकर उसको गंगा जी में उसके शव को बहाने के लिए ले जाती हैं और वो कह रही है कि जब उसको उन्होंने बहाया ना, तो ऐसा लग रहा था गंगा जी पूरी ही उसके पंखों के समान हो गई हैं। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेत सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। तो वो तो चुपचाप हो गई थी, बिल्कुल ऐसी जैसे कि मर सी गई। और राधा तो एक कोने में बैठी हुई इंतजार करती रहती थी, क्योंकि कई बार नीलकंठ वहां से भागकर जा चुका था। वो सोचती रहती थी कि वो आएगा। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती। एक दिन वह आम से उतरी ही थी कि कजली ऑलसेशियन कुत्ता सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच का प्रहार किया। तो राधा तो शांत हो गई थी, लेकिन जो कुब्जा थी वो लगातार नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। वो जाली से बार बार निकल जाती और कभी आम के पेड़ पर, कभी अशोक के पेड़ पर, कचनार के पेड़ों पर, जहां जहां नीलकंठ बैठा करता था वो वहां खोजा करती थी। एक दिन वह उतर रही थी आम के पेड़ से, तभी उसके सामने कजली, जो कि एक अल्सेशियन कुत्ता था, सामने आ गया, सामने पड़ गई, मतलब डॉगी थी वो। और उसने कजली पर भी अपनी चोंच से प्रहार किया, जो कि उसकी आदत थी, वो सबको मारती थी। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। तो बदले में कजली ने भी प्रहार कर दिया, 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और देश प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका। तो इस बार उसकी मृत्यु हो गई। तो उसका जीवन था, उसको बचाया नहीं जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का परिचय दिया। वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। तो कहती है कि वो 3 थे, तीनों मोर ही थे, लेकिन तीनों का स्वभाव और अलग थी, मतलब तीनों का स्वभाव और विशेषताएं अलग थी। ये मेरे लिए अलग बात है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपने केका को तीव्र कर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। अब अकेली है कि अब बिल्कुल अकेली रह गई है वो। और आकाश में जब बादल छा जाते हैं, तो कभी वो ऊंचे झूले पर बैठ जाती है, कभी अशोक के पेड़ पर जाती है और तेज ध्वनि में केका केका बोलती है। ऐसा लगता है कि वो आज भी किसको बुला रही है, नीलकंठ को बुला रही है। और लेखिका है महादेवी वर्मा जी।
तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और जाना कि महादेवी जी किस प्रकार से अपने पशु और पक्षियों से प्रेम करते थे। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारम से आविर्भूत, प्रकट, नवागंतुक, नया नया, आया हुआ, नया, अतिथि। मार जारी, बिल्ली, इल्ली, तितली के बच्चों का अंडे से निकलने के बाद का रूप। बंकिम, टेढ़ा। इंद्रनील, नीलकांत, नीलम। धृति, चमक। चंचू, प्रहार, चोंच द्वारा आक्रमण। आर्त, क्रंदन, दर्द से भरी आवाज में रोना। अधर, बीच में। कर्ण, वेद, कान छेदना। निश्चेष्ट, बिना प्रयास के। कार्तिकेय, कृतिका नक्षत्र में उत्पन्न, शिव के पुत्र, देवताओं की सेनापति। मंजरिया, नई, कोपले, बौर। मंद्र, गंभीर, धीमा। कुब्जा, कुब्बड़ वाली। दुकेली, जो अकेली ना हो। तो बच्चों ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लेखनी कौशल में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगे। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं। स्टेशन से लौटते समय लेखिका को ध्यान आया चिड़िया की दुकान का, खरगोश की दुकान का। ए एवं बी दोनों का, तो चिड़ियों की दुकान का उन्हें ध्यान आता है। मोर के पंजों से बनती है दवा, माला चटनी तो दवा बनती है। मोर के बच्चों की कीमत लेखिका ने चुकाई 20 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए, तो वो 35 रुपए देती है। नीलकंठ और राधा को ऋतु पसंद थी, वसंत, वर्षा, ग्रीष्म, तो वर्षा ऋतु ने पसंद थी। सांप ने मुंह में दबा लिया था, बिल्ली को, खरगोश को, चिड़िया को तो खरगोश को। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए, तो चलिए भरते हैं। यहाँ पर शब्द दिए गए उनसे हमें भरना है। मेरे कमरे का कायाकल्प, चिड़िया, खाने के रूप में होने लगा। नीलाम ग्रीवा के कारण मयूर का नाम रखा गया नीलकंठ। उसने सांप को पवन के पास, पवन यहाँ पे फन के पास, पंजों से दबाया। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी। अब इसके बाद अगला है करेंगे। मेघ की गर्जन के ताल पर ही उसके तन में, यहाँ पर नृत्य हो जाएगा, तन में नृत्य का आरंभ होता। इसके बाद है सत्य कथन पर सही तथा असत्य पर गलत लगाइए, तो चलिए सही गलत बताते हैं। बड़े मियाँ बहुत अधिक वाचाल थे, बिल्कुल सही। कबूतर का नाम लक्ष्य था, लक्ष्य नहीं लक्खा था। मोर के सिर की कलगी बहुत नीची हो गई थी, गलत। नीलकंठ खरगोश के छोटे बच्चों को चोंच से कान पकड़कर उठा लेता था, बिल्कुल सही। लेखिका को पशु पक्षियों से बहुत घृणा थी, नहीं बहुत प्रेम था। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। चित्रा, बिल्ली, लक्का, ये यहाँ का है, लक्का क्या था, कबूतर। मयूर, नीलकंठ। कार्तिकेय का वाहन है मयूर, और राधा है मोरनी। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से महादेवी जी पशु और पक्षियों से प्रेम करती थी। साथ ही साथ हमने मोर के बारे में भी जाना कि मोर और मोरनी का किस प्रकार से कायाकल्प होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।